Hello and welcome to Life Science Bird channel students. Students, this is a channel for the students who are preparing for NEET and pre-medical entrance. तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप सेल लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके टाइप्स एंड सम स्पेसिफिक पॉइंट्स. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड. सो स्टूडेंट्स, किसने खोज की थी न्यूक्लियस की? रॉबर्ट ब्राउन ने. कब की थी? 1831 में. अ सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड सेल, यानी ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता. कौन सी होती है? मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब्स. कहाँ होती है सीव ट्यूब्स? अगर आपने एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है. हमने जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं, वहाँ पर हमने सीव ट्यूब्स देखी थी. ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है एक सेल में, जैसे कि पैरामीशियम, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं. सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट, ऐसी सेल्स जिनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स. ठीक है. सिनकाइटियम मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे कि एनिमल सेल. द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस. देखिए, जब न्यूक्लियस सेल डिवीजन में जाता है तो सेल डिवीजन की बेटा कई सारी फेजेस होती है, उसमें से एक होती है इंटरफेस. ठीक है. विश्राम की अवस्था, रेस्टिंग फेज जिसे हम कहते हैं. उस इंटरफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो हाईली एक्सटेंड हो जाते हैं और एलेबोरेटेड हो जाते हैं फाइबर्स की फॉर्म में, और उन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं. वहाँ पर आपको एग्जैक्टली क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं, वहाँ पे एक जाल होता है क्रोमोसोम्स का, जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. ठीक है. मतलब वहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है जिसे आप केंद्रिका कहते हैं. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी. गिवन न्यूक्लियोप्लाज्म in the nucleus, nucleolus, which is a dark stain, you can see with the black color, the nuclear pores and nuclear membrane. So student, this is the NCERT diagram. तो आपको पता है NCERT डायग्राम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, डायरेक्टली नीट में उठ के आ जाते हैं. ठीक है बेटा. अब बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियर पोर्स की. बेटा अब आप ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम के अंदर हम क्या देख रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच्ड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. इसमें आपको डार्क स्टेन क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और लाइट वाला जो है उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर की. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स. देखिए, 2 झिल्लियों का बना होता है, 2 मेम्ब्रेन्स का बना होता है, और वो आपस में कहीं कहीं पे फ्यूज्ड हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे स्पेसेस बन जाते हैं मेम्ब्रेन्स के बीच में, और इन स्पेसेस को क्या कहते हैं हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. ठीक है. तो जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और जो दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होकर जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर पोर कहते हैं. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores. ठीक है. कई सारी जगहों पे क्या होता है? माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं. ठीक है. दीज न्यूक्लियर पोर्स आर दी पैसेजेस. ये एक पैसेज होता है बेटा, एक पाथवे होता है. किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शंस? न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की. क्या होता है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस. जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्रोमेटिन होता है, उसमें न्यूक्लियोलस होता है. ठीक है. अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस की. द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. जब बहुत सारे न्यूक्लियोलस होते हैं उन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं. इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फोंटाना ने की थी. कहाँ की थी?
ईल की सेल्स में की थी। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जो आरएनए होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस पर होता है। और आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, गुड। एसोसिएटेड विद नॉर और सेट क्रोमोसोम। तो ये किससे रिलेटेड होता है, नॉर। नॉर क्या होता है, नॉर होता है बेटा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी कि क्रोमोसोम्स पर बेटा एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसे नॉर कहते हैं। और ये नॉर जो होता है वो सिर्फ सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम पर मिलता है। क्या होते हैं सेट क्रोमोसोम, अभी हम थोड़ी देर बाद क्रोमोसोम पढ़ेंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नॉर होता है यहाँ से किसकी ओरिजिन होती है, न्यूक्लियोलस की ओरिजिन होती है। अब बात कर रहे हैं बेटा क्रोमेटिन नेट की, ठीक है। तो ये नाम क्रोमेटिन किसने दिया था बेटा, फ्लेमिंग ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए कितना 31%, आरएनए कितना 2 to 5%, हिस्टोन प्रोटीन 36% एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन 28%, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, ये डीएनए के पैकेजिंग में काम आते हैं। एमिल हेड्स एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, क्रोमेटिन को दो टाइप्स में डिफरेंशिएट किया। एक वो क्रोमेटिन जो कि डार्क स्टेन होता है, वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और एक होता है यू क्रोमेटिन जो कि लाइट स्टेन होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली मोर एक्टिव होता है। कौन सा, यू क्रोमेटिन, ठीक है। बार बॉडी इज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है जेनेटिक इनहेरिटेंस करता है पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में, इस तरह से लाइक जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है। इसे ही तो हेरिडिटी कहते हैं, तो जेनेटिक इनहेरिटेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेल का सारा मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, कौन सा प्रोटीन बन रहा है, कौन सा एंजाइम्स बन रहा है, क्या डाइजेशन हो रहा है, सबका कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इनिशिएट वेरिएशंस, भाई अगर ये जेनेटिक कंट्रोल करता है तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, सेल्स आपस में जुड़ेंगी, क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे, तो नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होगा, वेरिएशंस होता है इंफॉर्मेशन का, जेनेटिक जीन्स का। तो उस टाइम पे क्या होता है, वेरिएशंस इनिशिएट होते हैं और सेल डिवीजन में तो हेल्प करता ही है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा क्रोमोसोम की। जो क्रोमोसोम होता है हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होता है। क्रोमेटिन फाइबर की हाईली कंडेंस फॉर्म होती है, यानी बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर, तब क्या बनते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। इसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। बट ये नाम जो है क्रोमोसोम वो किसने दिया था, वॉल्डेयर ने दिया था। नेक्स्ट, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। बेसिकली जब सेल साइकिल की बात करते हैं हम, तो सेल साइकिल की जो रेस्टिंग फेज होती है, जो इंटरफेज होती है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अपना कंटेंट इंक्रीज करता है। तो जब सेल का जब कंटेंट इंक्रीज होता है उस टाइम पर जो इंटरफेज होती है, जब वो रेस्टिंग फेज में होता है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम नहीं होता, वो फाइबर्स की फॉर्म में होता है और एक नेटवर्क होता है फाइबर्स का, जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए। अब क्रोमेटिन में क्या क्या होगा बेटा, डीएनए होगा, बेसिक प्रोटीन्स होंगे जैसे कि स्टोन होंगे, नॉन स्टोन होंगे, और आरएनए होता है। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA. Very very important. Human cell का DNA कितना लंबा होता है, 2 मीटर का लंबा होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, जिस पर कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे, 23 का जोड़ा होता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर। क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। सबसे अच्छा इसको कहाँ देख सकते हैं हम, मेटाफेज में। क्रोमोसोम्स यहाँ पर कैसे होते हैं, सबसे शॉर्ट होते हैं, हाईली कंडेंस्ड होते हैं, और
कहाँ कैसे जमे होते हैं, मेटाफेज प्लेट पे जमे होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं और कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटोकोर दिख रही है आपको, 2 प्लेट्स दिख रही होंगी क्रोमोसोम पे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, सो इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग हियर। तो जीनोम क्या है बेटा, जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हैप्लॉइड सेट क्या हुआ, एन, एन यानी 23, यानी हमारा जीनोम क्या हुआ 23। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट, क्रोमोनीमा, कॉइल्ड थ्रेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमेटिड। जो क्रोमेटिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कॉइल्ड थ्रेड्स होती हैं, जो सिंगल थ्रेड होती है, उसे क्या कहते हैं हम, क्रोमोनीमा कहते हैं। क्रोमोमियर क्या होते हैं, अब क्रोमोनीमा पर बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर। क्रोमेटिड क्या होता है, मेटाफेज स्टेज, ईच क्रोमोसोम हैव 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। तो एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो दोनों सिस्टर्स होती हैं वो आपस में क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिड्स कहलाती हैं। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, जिसमें जो डीएनए होता है उसे हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से पैकेज किया जाता है, और उस पैकेजिंग को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो बेटा बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। तो आप देखिए इसमें सबसे आउटर पे पेलिकल होती है, फिर आपको दिख रही है एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर क्रोमोसोम में मिलेगी आपको, जिस पर क्या होती है, 2 काइनेटोकोर प्रोटीन की प्लेट्स होती है। और इन प्रोटीन की प्लेट का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जब एनाफेज में और मेटाफेज में जब क्रोमोसोम अटैच्ड होते हैं तो दोनों पोल से इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर आपको दिख रही है इसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। देखिए जहां सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है फर्स्ट, वहां पर आपको उसके नीचे वाला पार्ट सैटेलाइट दिख रहा है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिन पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो फर्स्ट होती है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, नॉर होता है, नॉर, नॉर पढ़ा था ना हमने, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं बेटा जहां पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 भी पाई जाती है। Every chromosome essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present। अभी हमने बात की थी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी जिस पर क्या होती है, 2 प्रोटीन की डिस्क होती है जिन्हें हम काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। देखिए सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक एक क्रोमेटिड मिलेगी आपको। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट या ट्रेबेंट। तो आपको दिख रहा है ना सैटेलाइट पार्ट, ठीक है। अब ये 2 तरह की होती है बेटा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट होती है वहां पे नॉर होता है, ये ह्यूमंस के अंदर 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम में आपको मिलेगी। और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 होती है यहाँ पर नॉर नहीं होता, और ये आपको ह्यूमंस के वाई क्रोमोसोम पे मिलेगी, फर्स्ट पे मिलेगी, 10 पे मिलेगी, 13 पे मिलेगी और 16 क्रोमोसोम पे मिलेगी। अब बात करते हैं टीलोमियर की। तो जो एंड्स होते हैं, जो पोल्स होता है ना, टिप होता है क्रोमोसोम्स का, इन्हें हम टीलोमियर कहते हैं। टिप ऑफ क्रोमोसोम नोन एज टीलोमियर, इट शोज पोलैरिटी, इट हैज टीलोमेरेज एक्टिविटी। टीलोमेरेज एक्टिविटी का मतलब बेसिकली उसके एंड्स को डिफाइन करती है कि भैया हाँ यहाँ क्रोमोसोम फिनिश हो गया, ये इसका एंड है। डिफरेंशिएट एंड्स ऑफ क्रोमोसोम एंड हेल्प इन अटैचमेंट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप यहां देख सकते हैं आपको क्रोमोसोम के टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, देखिए सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया गया है 4 तरह से। पहला देखिए आप, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। पहले डायग्राम में देखेंगे आप मेटासेंट्रिक, तो सेंट्रोमियर का है दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में। तो आप दूसरा डायग्राम देखिए, मेटासेंट्रिक ऐसा दिखता है, वी शेप का दिखेगा, इक्वल आर्म्स है ना, तो कैसा दिखेगा, वी शेप का। नेक्स्ट, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म।
अब आप पहले डायग्राम में देखेंगे सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म बड़ी है और एक आर्म छोटी है। दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो सब मेटासेंट्रिक की शेप कैसी है, एल शेप की, ठीक है। तीसरा देखिए एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। अब आप पहला डायग्राम देखिए, इसमें फर्स्ट दिख रहा है एक्रोसेंट्रिक, दिख रहा है। उसमें आप देखिए पहला ऊपर ही ऊपर बहुत छोटी छोटी सी आर्म्स है और नीचे एक लंबी आर्म है। आप दूसरा डायग्राम देखेंगे आप तो एक्रोसेंट्रिक ऐसा दिख रहा है बेटा, जे शेप का होता है, ठीक है। फोर्थ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें टीलोमियर बिल्कुल कहाँ होगा, टर्मिनल पर। तो टर्मिनल पर देखिए फर्स्ट डायग्राम, और अब दूसरा डायग्राम देखिए कैसा दिख रहा है, वो आई शेप का दिखेगा, ठीक है।